मैं आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी कि आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और आज हम दावत का पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं। पार्ट फर्स्ट इसका बना चुके हैं दावत का, जिसमें मैंने आपको पूरा लेसन एक्सप्लेन किया था। जो उम्मीद करती हूँ आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आज मैं दावत का पार्ट 2 बनाने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको दावत की समरी ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखवाऊंगी और आप इसमें पॉइंट वाइज जो है जैसा मैं लिख रही हूँ ऐसा का ऐसा ही वीडियो पोस्ट कर करके आप पॉइंट वाइज इसको नोट करें। और जिन बच्चों ने मेरा पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो दावत सबक को समझने के लिए पहले मेरा पार्ट फर्स्ट देखें, जिसमें मैंने पूरे दावत सबक का एक्सप्लेनेशन दिया है। और आज मैं पार्ट 2 में जो है इसकी समरी पॉइंट वाइज दिखाने जा रही हूँ। इसका फर्स्ट पॉइंट आप नोट करिए कि पहली दावत कपड़ा बुनने वालों के यहाँ थी। इसमें रशीद अहमद सिद्दीकी ने अपनी दावत का अलग अलग जिक्र किया है कि उन्होंने किस किस तरीके की और कैसी कैसी दावतें उनको नसीब हुई और उन्होंने कहाँ कहाँ उनको खाने में जाना पड़ा, और वही पूरी उन्होंने अपने इस सबक के अंदर इस विषय के अंदर बताने की कोशिश की है। तो उन्होंने जो पहली दावत का जो उनका तजुर्बा था वो उन्होंने हम लोगों को बताया है इस सबक के जरिए। तो उसमें बताना चाह रहे हैं कि पहली दावत जो थी उनकी कहाँ थी, एक कपड़ा बुनने वालों की थी। वो दावत जो थी मई के महीने में थी। तो मई का महीना था और दोपहर के वक्त दावत का इंतजाम कहाँ किया गया था, खुले मैदान में किया गया था, जहाँ पे कोई टेंट या ऊपर सर पे कोई छाया नहीं थी, खुला मैदान था। मई का महीना था, दोपहर के वक्त खुले मैदान में बैठा दिया गया था। तीसरा पॉइंट है, वहां बैठने के लिए कोई फर्श वगैरह का इंतजाम नहीं था। कि दावत में तो बुला लिया गया था मेहमानों को, लेकिन मेहमानों के लिए कोई ढंग का इंतजाम नहीं किया गया था कि धूप में इंसान बैठेगा कहाँ। कोई फर्श या कोई किसी और चीज का इंतजाम नहीं था, और ना ही कोई दस्तरखान का कोई दस्तूर था। दावत में जब जाते हैं तो खाना खाने के लिए दस्तरखान की जरूरत पड़ती है, लेकिन ना तो वहाँ बैठने के लिए फर्श था और ना ही खाना खाने के लिए कोई दस्तरखान था। नेक्स्ट पॉइंट है, रशीद अहमद सिद्दीकी बताते हैं कि वो भी छाया देखकर एक बहुत बड़े पुराने नीम की पेड़ की जड़ के ऊपर बैठ गए। जब दावत में गए हैं, धूप का टाइम है, मई का महीना है, तो कहीं ना कहीं छाया देखकर बैठेंगे, तो वो भी नीम की पेड़ की जड़ के ऊपर बैठ गए। जहाँ वो नीम की पेड़ की जड़ के ऊपर बैठे, उन्हीं के सामने एक बड़े मियाँ भी बैठे हुए थे, जो अपने नाती पोतों को गोद में लेकर बैठे हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, उन्हीं के सामने एक कुत्ते साहब भी अपनी दावत का इंतजार कर रहे थे कि लोग खा लें तो शायद मुझे भी कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, खाना शुरू हुआ और गरम गरम तंदूरी रोटी हाथ में दे दी गई। मतलब वहाँ कोई बर्तनों का किसी चीज का कोई इंतजाम नहीं था, जैसा जो लोग जहाँ बैठ गए और वहीं उनके हाथ में खाना पकड़ा दिया गया। तो खाना शुरू हुआ और लोग बागों ने जैसे खाना देना शुरू किया, तो गरम गरम तंदूरी रोटी हाथ में दे दी गई। ये आप वीडियो पोस्ट करके अच्छी तरीके से इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है, और एक मिट्टी के प्याले में सालन जमीन के ऊपर रख दिया गया। कि सालन को कहाँ रखा, जमीन के ऊपर रख दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, भिश्ती आया और सबको पानी पिलाने लगा, और भिश्ती ने क्या किया कि एक टूटे टाम चीनी के गिलास में जो है सबको पानी पिलाता रहा और इधर उधर जाके सबको पानी पूछता रहा। नेक्स्ट है, खाना खाते खाते बड़े मियाँ के नाती ने भी एक हड्डी तो उस कुत्ते के सामने उछाल दी। कि वो बच्चों को होता है कि भाई कोई ना कोई खेल करें, तो उसने भी खाने के बीच में एक हड्डी, जो सामने कुत्ता पहले से ही बैठा हुआ था खाने के इंतजार में, उसके सामने एक हड्डी उछाल दी। नेक्स्ट पॉइंट है, बड़े मियाँ खाना खाते भी जा रहे थे और साथ में फिलहाल भी करते जा रहे थे। फिलहाल का मतलब है कि तिनके से दांत को साफ करना था। खाना भी खाते जा रहे थे और अपने दांतों को भी साफ करते जा रहे थे। जैसे ही हड्डी कुत्ते के सामने पड़ी, एक दूसरा कुत्ता जो झाड़ी में पहले से छुपा हुआ था, उस हड्डी जो है के ऊपर एकदम से झपटा और जो है एक गुत्थम गुत्था आपस में होने लग गए। नेक्स्ट पॉइंट है, कुत्ते की झपटते ही फिलहाल क्या हुआ, बड़े मियाँ के हलक में जाकर फंस गया। इसको आप पोस्ट करिए और आराम से इसको नोट करते जाइए। नेक्स्ट पॉइंट है, बड़े मियाँ के नाती पोते उनके सालन में आके गिर गए। जैसे ही वो कुत्ता झपटा तो बड़े मियाँ के नाती पोते क्या हुआ, उनके सालन में आके गिर गए और एक शोर बच गया और सारे खाने वाले क्या हुआ, उठकर भाग गए। तो बच्चों, ये रशीद अहमद सिद्दीकी की एक दावत की समरी मैंने आपको लिखवाई है। इसके सारे मेन पॉइंट्स मैं आपको लिखवा चुकी हूँ, उसे आप अच्छी तरीके से
पढ़ लें और अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लें। क्यों? क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में जो अपना फाइनल एग्जाम का पेपर होता है उसमें भी कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ये मैं लास्ट में आपको ये सब क्लियर करूंगी, सारी चीजें बताऊंगी लेसन कंप्लीट होने के बाद कि इस लेसन में से हर साल कितने क्वेश्चन जो है बोर्ड के अंदर आते हैं। तो उसमें एक क्वेश्चन कई बार ये आ चुका है कि भाई रशीद अहमद सिद्दीकी की पहली दावत का जिक्र अपने अल्फाज में कीजिए। तो ये मैंने उनकी पहली दावत का जिक्र अपने अल्फाज में आपको लिखवा दिया है और आप इसको अच्छी तरह नोट कर लें। अब हम आगे चलते हैं और मैं उनकी दूसरी दावत की जो है मेन पॉइंट्स आपको लिखाने जा रही हूँ। इसमें लिखिए, फर्स्ट पॉइंट है, इस तरह रशीद अहमद सिद्दीकी ने अपनी दूसरी दावत का जिक्र करते हुए कहा है कि दूसरी दावत एक बहुत बड़े शहर में दौलतमंद और इज्जतदार खानदान में उनको खानी पड़ी। जैसे ही वो दावत के लिए घर पहुंचे, वहां पे जो है खातून खाना जो थी, घर की जो बड़ी मालकिन थी, लेडीज थी, उन्होंने जो है उनका इस्तकबाल किया। जैसे ही सब ड्राइंग रूम में पहुंचे, ड्राइंग रूम देखकर सबकी आंखें चार हो गई। मतलब ड्राइंग रूम इतनी खूबसूरत और नायाब चीजों से सजा हुआ था कि उसका जिक्र या तो मिलाद या तिलिस्म होशरुबा में ही हमें देखने या सुनने को, मतलब पढ़ने को या सुनने को मिला था। नेक्स्ट पॉइंट है, और वहाँ की नौकर नौकरानियां भी बड़े पुरशौकत लिबास में थे। मतलब वहाँ के नौकर नौकरानियां भी बहुत अच्छे कपड़ों के अंदर और लिबास के अंदर सजे हुए थे। ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये नौकर नौकरानियां हैं या कोई और मेहमान आए हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नौकर नौकरानियों को देखकर ये समझ में नहीं आ रहा था कि किसकी ताजीम की जाए और किससे ताजीम करवाई जाए। मतलब किसकी इज्जत की जाए और किससे अपनी इज्जत करवाई जाए, क्योंकि नौकर नौकरानियां इतने अच्छे लिबास में सजे धजे थे। और जैसे ही सब लोग खाने के कमरे में पहुंचे, ऐसा लगा जैसे किसी बड़े आदमी का ऑपरेशन किसी बड़े अस्पताल में होने जा रहा है। मतलब क्या था, पूरे कमरे में चारों तरफ सफाई सफाई नजर आ रही थी और सामान्य जराई से सजा हुआ था। मतलब यानी ऑपरेशन करने का सामान, या ये कहिए जो उनके अल्फाज में कहना चाह रहे थे, खाना खाने का सामान चारों तरफ जमा हुआ था। और इस तरह जमा हुआ था जैसे किसी बड़े आदमी का ऑपरेशन किसी बड़े शफाखाने में होने जा रहा है। ये पोज करके ये सारे पॉइंट्स आप पहले नोट कर लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि खाने का कमरा ऐसा सजा हुआ था जैसे कोई मालूम दे रहा था किसी बड़े आदमी का ऑपरेशन किसी बड़े शफाखाने में होने जा रहा है। मतलब उनका कहने का मकसद ये था रशीद अहमद सिद्दीकी का कि जैसे किसी इंसान का जब ऑपरेशन किया जाता है तो वो कमरे को बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया जाता है और टेबल पे सारे जो है ऑपरेशन के सामान जमा दिए जाते हैं। उसके बाद जो है डॉक्टर वगैरह सब जो है अपनी अपनी यूनिफॉर्म पहनकर जो है कमरे के अंदर दाखिल होते हैं और उस मरीज को लाया जाता है जिसका ऑपरेशन किया जा रहा है। तो इसी तरह जब हम उस खाने के कमरे में पहुंचे तो हमें भी ऐसा ही महसूस हो रहा था, क्योंकि कमरे बिल्कुल साफ सुथरा था और चारों तरफ टेबल के ऊपर खाना खाने के आला, मतलब छुरी कांटे वगैरह को इस तरह सजाया गया था जैसे किसी के ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। और जो खाना लाने वाले थे वो भी सब यूनिफॉर्म के अंदर सजे हुए चले आ रहे थे। तो इस ऑपरेशन का या शफा खाने का जो मकसद है उनका बताने का वो यही है कि हर चीजों को सफाई और सुथराई से जो है वहाँ जमाया गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, खाने के कमरे में पहुंचे तो खाने की घंटी बजी। मतलब पहले खाने का गॉन्ग बजा, और जैसे जब स्कूल में भी खाने की घंटी बजती तभी खाना शुरू किया जाता है, तो वहाँ भी घंटी बजते ही खाना शुरू हो गया और बजते ही खाना कमरे के अंदर दाखिल होने लगा और तरह तरह की यूनिफॉर्म के अंदर सजकर और लिपट कर जो है खाना आ रहा था। और ऐसे लिबास में जो खास खास मौकों के अंदर पहने जाते हैं उन लिबास में जो है खाना लिपट कर चला आ रहा था। और कुछ दुल्हन के लिबास में ऐसा सजा हुआ चला आ रहा था कि हम देख के उसको हैरान थे कि ये खाना किस तरीके से जो है लाया जा रहा है कि हमने इस तरह से कभी कोई दावत हमने खाने के लिए हम नहीं पहुंचे थे। खाना आने के बाद हमारी सबसे बड़ी मुसीबत ये थी और हमारी सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि खाने को खाया जाए कि इतनी यूनिफॉर्म में सजा हुआ था कि हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम उस खाने को खाएं या उसकी इबादत करें या फिर उसके सामने खड़े होकर कौमी तराना गाएं। ये जो है इसके मेन पॉइंट है, इसको आप पोस्ट करिए लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरी परेशानी उनकी ये थी कि कौन सा खाना किस आले से खाया जाए।
मतलब कमरे के अंदर बहुत सारे खाना खाने के औजार मौजूद थे, तरह तरह के छुरी कांटे वहां पे मौजूद थे, रखे हुए थे, तरह तरह के चम्मच थे। तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि जो है कौन सा खाना किस आले मतलब किस चीज से खाया जाए, कि कौन सा खाना चम्मच से खाया जाएगा, कौन सा छुरी से और कौन सा कांटे से खाया जाएगा। अगर वो कोई सा भी खाना किसी गलत आले से खाते तो जो है बिल्कुल बेहूदगी समझी जाती। तो इस वजह से उनकी दूसरी परेशानी ये हो रही थी कि हम खाने को किस तरीके से और किस प्लेट में लेकर और कौन सी प्लेट में रखकर हम खाने को खाएं। और तीसरी उनकी परेशानी ये थी कि कौन सा खाना किसके साथ खाया जाए, मतलब उसके खाने के अजीजो अकारीब, मतलब उसके खाने के बहुत सारी चीजें और साथ में थी कि तरह तरह के नान थे, तरह तरह के कौरमे, तरह तरह की मिठाइयाँ थी कि कौन सा खाना किसके साथ खाना है, कौन से नान के साथ कौन सा कौरमा खाना है, किस बिरयानी के साथ कौन सी चीज खानी है, ये उनको समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए उनकी ये 3 बड़ी परेशानियां थी इस दूसरी दावत के अंदर। बच्चों, आज हमारी दूसरी दावत का पार्ट 2 यहीं खत्म करने जा रही हूँ मैं, और नेक्स्ट अपने वीडियो में इस दावत का पार्ट 3 में आपको अपलोड करूंगी। उसमें हम आगे की दावत का, रशीद अहमद सिद्दीकी की आगे की दावत का जो उन्होंने जिक्र किया है वो मैं आपको उसकी समरी लिखाऊंगी और उसमें बताऊंगी। शुक्रिया।